What do you do for a living? What do I do? Yeah. Bitcoin, bro. You're Bitcoin? Bitcoin. Nice. Good. हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये वही करेंसी है जिसका रिसेंटली दुनिया के सबसे अमीर आदमी और टेस्ला कार के ओनर इलॉन मस्क ने फुल सपोर्ट किया था। वैसे वो तो सपोर्ट करेंगे भी, क्योंकि जिस देश में वो रहते हैं यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में इसका यूज़ सेफ और लीगल माना जाता है। बट क्या इंडियन डायस्पोरा और इंडिया के लोग ये चीज़ समझते हैं? ये क्रिप्टो करेंसी कितनी सेफ है और इसका यूज़ कैसे किया जा सकता है, या फ्यूचर में जाके इसका यूज़ कितना ज़्यादा पॉपुलर होगा? आइए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, हमारी जनरेशन ने जो ज़्यादातर ट्रांजैक्शन देखा है वो रुपीज़ या नोट्स या फिर जिसे कहते हैं कि सिक्कों के फॉर्म में देखा है। आपने आपके दादाजी या नाना जी से सुना होगा, वो लोग भी बोलते थे कि हमारे ज़माने में चवन्नी और अठन्नी चलती थी। उससे पहले क्या चलता होगा सोचिए। तो ये जो ट्रांजैक्शंस का सिलसिला शुरू हुआ था ह्यूमन इवोल्यूशन में, वो बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ था। मतलब मैं आपको कुछ आपकी ज़रूरत की चीज़ दूंगा और आप मुझको मेरी ज़रूरत की चीज़ देंगे। फिर धीरे 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 ये चीज़ चेंज हुई कॉइन्स पे। चाइना ने सबसे पहले कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे। फिर ये प्रिंटेड मेटल कॉइन्स के फॉर्म में भी करेंसी इंट्रोड्यूस हुई। बट ऐसा हुआ कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर ऑक्यूपाई करने लगी और उसे अपनी कॉलोनी बनाने लगी, तो वहाँ पर हैवी मेटल के कॉइन्स में प्रिंट करना और उससे करेंसी में एक्सचेंज करना बहुत डिफिकल्ट हुआ। फिर कुछ आगे अगर हम बढ़ते हैं तो चाइना ने सब जिसको बोलते हैं कि पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस करी और वो आज तक चली आ रही है। दोस्तों, आज डिजिटल करेंसी बहुत ज़्यादा यूज़ में है। कैशलेस ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। तो दोस्तों, डिजिटल ट्रांजैक्शन के बाद अब ये जो सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है ये है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या चीज़? क्या इसको हाथ में पकड़ा जा सकता है? जी नहीं, ये एक वर्चुअल करेंसी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक क्लब में जाएंगे, आप अपना पैसा देंगे, उस पैसे से आपको कुछ टोकन मिलेंगे और जितना जितना अमाउंट का आपको टोकन मिलेगा उस टोकन से आप उस क्लब्स की वेरियस सर्विसेज, जैसे अगर आपको ड्रिंक करनी है या आपको गेम खेलना है या आपको एक पोकर का जैसे गेम होता है, आप वैसे इन टोकन्स को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है बिटकॉइन और इथीरियम। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि ये जो बिटकॉइंस हैं या ये जो वर्चुअल करेंसी है ये जनरेट कैसे होती है? क्योंकि हमारे जो नोट हैं वो तो रिजर्व बैंक के ऑर्डर पे या रिजर्व बैंक कुछ कैलकुलेशंस करके छापता है और वो सब कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर कौन कंट्रोल करता है और ये कैसे इनकी जनरेशन होता है? तो दोस्तों, ये जो बिटकॉइन के जनरेशन का प्रोसेस है इसको बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। ये कैसे होती है? सिंपल सा तरीका है। सुनने में सिंपल है बट करने में बहुत डिफिकल्ट है। तो दोस्तों, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ऑडिटर्स का। जैसे कि बिटकॉइन में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको जो ऑडिट करेगा और जो सबसे पहले करेगा, सबसे कम टाइम में उसको जो सबसे पहले ऑडिट करेगा उसको बिटकॉइन मिलेगा, या हो सकता है बिटकॉइन का एक पार्ट मिल जाए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने पर एक बिटकॉइन या बिटकॉइन का कुछ पार्ट आपको गिफ्ट मिलेगा। अब ये सब प्रोसेसिंग करने के लिए आपका नॉर्मल कंप्यूटर जिसकी 32 GB रैम और 8 कोर ऐसा कुछ कन्फिग्रेशन है, या आपके घर का जो कंप्यूटर है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है या ये जो प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए आपको हैवी बिल्ड मशीन्स चाहिए जिनका बहुत हाई कोर और बहुत ज़्यादा हाई रैम होगा, और वो भी एक मशीन नहीं, पूरा नेटवर्क ऑफ मशीन्स होता है। तो दोस्तों, हमने क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन ये टर्म्स तो समझ लिए। अब एक और टर्म है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, उसको कह सकते हैं ब्लॉकचेन। तो दोस्तों, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम पे बेस्ड है। मैं एक एक करके टर्म समझाता हूँ। समझिए कि आपके पास आपके वॉलेट में एक बिटकॉइन है और आप उसके पार्ट्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो जो पहला ट्रांजैक्शन होगा उसको आप पहला ब्लॉक मान लीजिए इस डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज सिस्टम किसका है? नेटवर्क ऑफ पावरफुल कंप्यूटर्स का। आप समझ लीजिए कि एक डेटाबेस है। उस डेटाबेस में आपके ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हैं वो एक ब्लॉक के टर्म में सेव हो रहा है, और बाय डिफॉल्ट इस ब्लॉक का साइज अभी 1 मेगाबाइट है या 1 MB है। मैं जान रहा हूँ कि ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है बट ये ऐसे ही काम करता है। तो ये तो हो गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्यों है? डिसेंट्रलाइज्ड इसलिए है बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन है किसी एक सिस्टम पे सेव नहीं है। यहाँ पर कोई एक गवर्नर नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल मशीन्स हैं जहाँ पर ये जो आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो आपके ब्लॉक्स हैं, मल्टीपल मशीन्स में रेप्लिकेट हो रहे हैं। कुल मिला के आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो मल्टीपल जगह सेव हो रहे हैं।
लेजर सिस्टम क्या होता है? एक सॉर्ट ऑफ अकाउंट बुक है, जिसको खाता बुक भी कहते हैं, जिसमें आपका पूरा लेखा जोखा होता है। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम पे बेस्ड है। अब आप कहेंगे कितना सेफ है? तो आप मान लीजिए कि मैं हैकर हूँ और ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, मैं इसमें कहीं एडिट करना चाहता हूँ। तो पहले तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, ये टाइम स्टैम्प बेस्ड होते हैं, मतलब इसका टाइम स्टैम्प सेव रहता है और हर ट्रांजैक्शन की एक हैश वैल्यू जनरेट होती है। तो अब एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं हैकर हूँ और मैं किसी एक या दो मशीन में इन इवेंट्स को मैनिपुलेट कर भी देता हूँ, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वाइड नेटवर्क में रेप्लिकेट होती है, मतलब 50 से 100 हज़ारों मशीन्स में। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है इन सारी मशीन्स को हैक करना और हर मशीन में ये इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना। अब बात आते हैं कि इंडिया में कितना सेफ है। तो दोस्तों, जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, मान लीजिए मैं आपको डिजिटल कोई पैसा अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ और आप मुझे वापस नहीं कर रहे हैं, गलती से हुआ है, तो मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ रिजर्व बैंक को या अपने जिस भी बैंक में मेरा अकाउंट है, और वो आपसे बात करने के बाद वो चीज़ रिटर्न कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये सब अनोनिमस हो रहा है, मेरे वॉलेट से आपके वॉलेट में पैसा आ रहा है। तो इससे डर ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या फिर टेरर फंडिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम है और इंडिया में एटलीस्ट गवर्नमेंट इसको अभी तक लीगलाइज करने का नहीं सोच रही है, उल्टा 2018 में इसको बैन भी कर दिया गया है। तो दोस्तों, क्या आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हैं? जी हाँ, आपको कॉइनबेस जैसी वेबसाइट्स में जाना है, अपना KYC वहाँ पर सबमिट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, आपको एक वॉलेट दिया जाएगा, आप एक्सचेंज से बिटकॉइंस खरीद सकते हैं जितने भी पैसे आपके पास हैं उसी के हिसाब से, और उसके बाद आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट यस, जैसे म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, वैसे ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की है और वॉलेटाइल है। आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ और कल 0 हो सकती है। आपने बीच में देखा ही होगा कि अमिताभ बच्चन ने भी बहुत पैसा लगाया था और वो भी इंस्टेंटली डूब गया था। तो ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है और अभी इतना मार्केट में स्टेबल भी नहीं है, बट इट इज़ अल्टीमेटली योर चॉइस। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आपकी और हमारी बात ऐसी चलती रहे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।